नमस्कार बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। कल हम इसमें पढ़ रहे थे पृथक्करण की विधियों के बारे में। 2 विधि हमने कर ली थी, जिसमें अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण पढ़ लिया था। आज हम विधि नंबर 3 पृथक्करण की, यानी इसके द्वारा हम जो भी लिक्विड यानी द्रवित पदार्थों का जो मिश्रण होता है, उस पदार्थों को हम अलग अलग कर सकते हैं। 2 अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ मिले हुए होते हैं, पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं हम। पृथक्कारी कीप का एक स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। ये अनुप्रयोग कहने का मतलब, ये आपको डायग्राम दे रखा है ये एक पृथक्कारी कीप है। इसमें 2 तरह के लिक्विड हैं, यानी तेल और पानी है। तो जब हम इसको मिक्स कर देते हैं, तेल प्लस पानी को जब हम मिक्स कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे होता है। तो ये पृथक्कारी कीप में जब उस मिक्सचर को भर देते हैं, तो पानी जो है धीरे धीरे नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर ये जो है, तो इस तरह से हम पानी और द्रव को जो है अलग कर सकते हैं। तो पानी नीचे अलग हो जाएगा और जैसे ही तेल नीचे आएगा तो इस नॉब को हम बंद कर देंगे, जिससे पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा बीकर में और जो तेल है वो इस पृथक्कारी कीप के अंदर रह जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें क्या होता है कि एक ठोस पदार्थ होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जबकि हमने देखा है ज़्यादातर जो ठोस है उनको गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव अवस्था में आएंगे, उसके बाद वो गैस अवस्था में आते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं वो सीधे द्रव में न आकर के किस में आते हैं, गैस अवस्था में आते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल समझाया गया है NaCl का। NaCl जो है ये अमोनियम क्लोराइड है। इसको क्या बोलते हैं, नौसादर। क्या बोलते हैं, नौसादर है ये। नौसादर जो है एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। इस प्रयोग के माध्यम से दिखाया गया है, जब इसको हम गर्म करते हैं, पोर्सलेन प्याली में, ये एक प्याली है, इसके ऊपर ये कीप रखा हुआ है। तो जब हम गर्म करते हैं और कीप के जो ऊपरी मुंह है, इस पर एक कॉटन का टुकड़ा रख देते हैं, रुई का। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो नौसादर वाष्प में बदल रहा है वो सीधे इकट्ठा हो जाता है बर्फ टाइप में। तो इस तरह से हम इस नौसादर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। और बाकी जो भी मिश्रण में और जो पदार्थ था वो इस प्याली के नीचे शेष रह जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारी क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक पृथक्करण की विधि है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें किसी मिश्रण के रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी
कि कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ आ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा इन दोनों को पृथक कर लिया जाता है। इस तरह से ये एक फ़िल्टर पेपर है और ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। काली स्याही में उपस्थित रंजकों के क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया जाता है। अनुप्रयोग यानी इनके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, इसे रंगों में डाई को पृथक करने में, दूसरा है क्लोरोफिल से रंजक को पृथक करने में और खून से ड्रग को पृथक करने में। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं तो उनका पता लगाने के लिए डोपिंग टेस्ट होता है। क्या होता है? डोपिंग टेस्ट होता है और इस डोपिंग टेस्ट को हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही टेस्ट करते हैं। इससे पता चल जाता है कि खिलाड़ी ने ड्रग्स ले रखा है या नहीं ले रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है आसवन। ये भी पृथक्करण की एक विधि है। आसवन विधि, इसमें दो संघटक के बीच का एक क्वथनांक एक दूसरे से कम होता है और दोनों अधिक घुलनशील द्रवों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये दो ऐसे मिश्रण हैं जिनमें दोनों का जो क्वथनांक है वो अलग अलग होता है। जब उस मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो गर्म होकर वाष्पित हो जाता है उसको अलग कर लेते हैं और दूसरा हाई टेम्परेचर पे होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इस तरह से हम उनमें से जो भी पृथककारी पदार्थ है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें अगर दो संघटक एक ही द्रव्य में उपस्थित हों जिनका क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है तब हम इसको प्रभाजी आसवन करते हैं ताकि सारे संघटक अलग हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, कौन से पेट्रोलियम पदार्थ, उनको हम इसी विधि के द्वारा पृथक करते हैं। आपने देखा होगा जो कच्चा तेल वगैरह आता है उसमें से डीजल, पैराफिन, मोम, तेल, स्नेक, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ये सभी चीज़ें उस हम प्रभाजी आसवन के दौरान अलग करते हैं। साधारण प्रभाजी स्तंभ ये एक दिखाया गया है, ये इसमें दिखाया गया है। इस तरह से एक चैम्बर होता है, उसमें कई सारे ये पॉइंट्स लगे होते हैं, ABCD करके दिखाया गया है। तो और एक भट्टी होती है, उसमें उस कच्चे तेल को जो है गर्म किया जाता है। तो उनमें कई सारे सब्सटेंस होते हैं, किसी का बॉइलिंग जो क्वथनांक पॉइंट है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से वो जैसे जैसे टेम्परेचर पर जो पदार्थ अलग होता है वो अपने आप अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो रिफाइनरी वगैरह हैं उनमें जा कर के कच्चे तेल से प्रभाजी आसवन द्वारा विभिन्न प्रोडक्टों को हम अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, इनके अनुप्रयोग हैं तेल को शुद्ध करने वाली मशीन द्वारा एक क्रूड ऑयल अलग करने में और कार्बनिक तरल को शुद्ध करने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। ये भी पृथक्करण की एक विधि है क्रिस्टलीकरण। इसमें जब किसी मिश्रण को मिश्रण में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले उपयुक्त विलयन घोलते हैं और फिर उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में हम घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक कर लिया जाता है। जो विलयन बना है उसे पूरी तरह से रात को रखकर छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं तो जो शुद्ध कॉपर के क्रिस्टल बनके अलग हो जाते हैं विलयन से और उनको छान करके हम पृथक कर लेते हैं। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण अधिक बेहतर है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर अशुद्धियाँ ठोस या संदूषित कर सकती हैं। उपयोग समुद्री पानी से नमक को साफ करने में हम करते हैं क्रिस्टलीकरण का उपयोग
और क्रिस्टल को पृथक करना, उदाहरण कॉपर सल्फेट या नीला तोता या फिटकरी विद्यमान रहती हैं, इनमें हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ये एक डिफरेंस है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। यह बहुत कम मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश निकालते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रकाश निकालते हैं। उदाहरण देता है बर्फ़ का पिघलना, इसमें है लकड़ी का जलना। ठीक है, बर्फ़ पिघलती है तो पानी बनता है और लकड़ी जलती है तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसको हम CO2 कहते हैं। इसके बाद आता है तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो भी तत्व हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इनकी तीनों की विशेषताएं होती हैं, ये यहाँ पे लिख रखी हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती हैं। धातु आघातवर्धनी होती हैं और तन्य भी होती हैं। अधातु आघातवर्धनी नहीं होती, ना तन्य होती। ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होती हैं धातुएं, अधातुएं नहीं होती। और उपधातु जो है इन दोनों के बीच को गुण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक बच्चों, इसके बाद है मिश्रण। इसके बाद है मिश्रण। मिश्रण और यौगिक में अंतर, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मिश्रण तत्व या यौगिकों के मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं और यौगिक को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। और मिश्रण को सिंपल विधि के द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं, जैसे छानन हो गया। उदाहरण के लिए लोहा, गंधक, ये मिश्रण है। और यौगिक में गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ये यौगिक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकता है बच्चा। इसके ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी ये चैप्टर 2 का हमारा रिवीजन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कल हम करेंगे, परमाणु एवं अणु, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे सपोर्टिव मटेरियल से ये रिवीजन करेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।